ये माइनस डेल स्क्वायर प्लस वी जो होता है, माइनस डेल स्क्वायर प्लस वी, इन दोनों को कंबाइन करके एंड एक नया ऑपरेटर डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एच ऑपरेटर। ठीक है, इस ऑपरेटर का नाम होता है एच ऑपरेटर या हैमिल्टोनियन। दिस ऑपरेटर, दिस टुगेदर इज नोन एज एच, और एच स्टैंड्स फॉर हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, और एच स्टैंड्स किस चीज के लिए करता है, माइनस डेल स्क्वायर प्लस बी ऑफ साइन, यानी माइनस डेल स्क्वायर प्लस बी को इंडिकेट करता है हैमिल्टोनियन। And when that operation is done on psi, when that operation is done on psi, it becomes equal to a constant into the same function। ठीक है, एंड उससे फिर आगे की चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेचर होगा उसका trigonometric come a mix of trigonometric and exponential is the nature of psi function, and by virtue of this the general solution of psi function is expected to have three constraint variables। ठीक है, एक वेरिएबल में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है तो एक कंस्ट्रेंट वेरिएबल होता है, तीन डिफरेंट वेरिएबल्स का अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो वी आर एक्सपेक्टेड टू हैव थ्री कंस्ट्रेंट वेरिएबल, and these constraint variables are known as quantum numbers। ठीक है, अब क्वांटम नंबर्स वगैरह के बारे में भी बताता हूँ। नाउ थोड़ा सा पहले मैं साई के बारे में बता लेता हूँ। ठीक है, साई बेसिकली क्या था हमारा, साई वाज द वेव फंक्शन और मैटर वेव फंक्शन और मैटर वेव इक्वेशन representing, yeah, matter wave equation representing one of the electron waves, yeah, electron map matter wave, right? Now am I making sense? Psi x y z or psi r theta phi indicates possible electron matter wave in the atom, right? अच्छा, अब ये जो मैटर वेव है, और इट माइट बी पॉसिबल कि ये पूरे के पूरे एटम में प्रेजेंट हो, मतलब देयर इज नो स्पेस इनसाइड द एटम व्हिच इज फ्री फ्रॉम दिस psi wave, राइट? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी एक पर्टिकुलर रीजन में कंस्ट्रेन्ड हो। जैसे वेव्स जनरली तो हमारे इस तरह के ही होते हैं ना, राइट? तो ये ऐसा दिखने वाला वेव भी हो सकता है या कोई और कैरेक्टर भी इसका हो सकता है ये पूरी जगह पे फैला हुआ हो। ठीक है, सो अब नेक्स्ट टास्क in front of us or the people, scientist, was that to deduce the nature of psi function, how the psi function will look like, and what will be its occupancy inside the atom। ठीक है, इसके लिए
they did some work, theoretical work, and finally came up with some of the ideas. Psi जो है ये possible electron matter wave in the atom को indicate कर रहा है. Now वेव के इक्वेशन या वेव को इंडिकेट करने का मतलब क्या होता है? जैसे ये जो एक वेव है, अगर कोई भी चीज या कोई इक्वेशन, जैसे इस वेव को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना होगा तो आई एम गोइंग टू राइट समथिंग लाइक दिस. ये मेरा एक्स एक्सिस होगा और यहाँ पर या कहीं भी एक जगह पे मैं अपना वाई एक्सिस डालूंगा. Somewhere I'll put my y axis. ठीक है, so x axis हो गया, y axis हो गया. Now वेव के इक्वेशन में हम लोग प्राइमरली यहाँ पर वेव जो है इसका y, ये y पोजीशंस एंड x पोजीशंस को हम रिलेट कर रहे हैं. देयर इज गोइंग टू बी सम एम्पलीट्यूड, ठीक है, इनटू साइन ओमेगा टी प्लस के. इस तरह का रिप्रेजेंटेशन हमारा इन जनरल होता है वेव का. और यहाँ पर y जो है ये बेसिकली एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव फ्रॉम सेंटर लाइन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव फ्रॉम सेंटर लाइन को इंडिकेट करता है. व्हाट डज y इंडिकेट? y इंडिकेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव फ्रॉम सेंटर लाइन. ठीक है, तो साई फंक्शन यहाँ पर, और इसी चीज इस y को बेसिकली हम fx बोल सकते हैं. ये वन डायमेंशन में हुआ, या साई एक्स बोल सकते हैं, वन डायमेंशन वेव है अभी फिलहाल ये साई एक्स सिंगल डायमेंशन. और ये थ्री डायमेंशनल वेव जो है वो इसी तरह का एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन होगा मल्टीप्लाइड थ्री टाइम्स साइन ओमेगा टी प्लस के वाई साइन ओमेगा टी प्लस के जेड इंटू जेड, के वाई इंटू वाई, के एक्स इंटू एक्स. जनरली के वाई एक्स एंड जेड जो है ये तीनों बराबर होंगे, बट ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि हमेशा बराबर ही हो, अलग अलग भी हो सकते. ठीक है, तो इस तरह का कुछ इक्वेशन होगा, और इसमें साथ में इसके अलावा e टू द पावर x का एक टर्म रहेगा, ऐसा कुछ रहता है. फाइन. या फिर r के टर्म्स में हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, थीटा आर थीटा एंड फाई के टर्म्स में, तो ये चीजें थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाती हैं. ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मैंने दे रखा है, और साई वाला साई पोलर कोऑर्डिनेट वाला जो होगा वो थोड़ा डिफरेंट होता है. एनीवे, द पॉइंट इज नॉट हियर कि आपको ये फॉर्म ध्यान रखना है. द पॉइंट हियर इज सिंपली दिस, ये साई जो है साई एक्स वाई जेड या आर थीटा फाई जो है वो रिप्रेजेंट क्या करता है? तो this psi indicates a possible matter electron matter wave in atom which represents the displacement of matter wave from center line. ठीक है, तो psi simply यही indicate करता है how my matter wave or how my wave is displaced at any point of time and any position with respect to the center line. ठीक है,
अच्छा, इस साई का कुछ और फिजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं होता है, ठीक है। साई एक्स वाई जेड और do not do not have any great physical significance. Physical significance. बट वेव थियोरी वगैरह पढ़ने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगेगा। और ये जो साई फंक्शन होता है, एम्पलीट्यूड जो हमको मिल रहा होता है ना, इस एम्पलीट्यूड से वी कैन आल्सो फाइंड समथिंग कॉल्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, ठीक है। और वो निकलता कैसे है, तो इंटेंसिटी ऑफ अ वेव इज, ये डिफाइन कैसे होता है, एनर्जी कैरिड पर यूनिट टाइम, एनर्जी कैरिड per unit times per unit area, टाइम इनटू एरिया, ठीक है। इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। इस चीज को हम लोग इंटेंसिटी बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ द वेव। और ये जो होता है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू at any given point of time, it is sorry, at any given position it is proportional to the amplitude या फिर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली बोल सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब ये साई के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। और ये एक्चुअली एवरेज आउट किया जाता है, मतलब एक पोजीशन पर अगर हम फिक्स हैं, तो इस पोजीशन पर अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक एरिया को पिक किया हमने और उस पर देखना चालू किया, तो वी आर गोइंग टू एवरेज इट आउट फॉर अ लूप ऑफ टाइम। मतलब टाइम इज टी इज इक्वल टू 0 से लेकर के कुछ फाइनाइट टाइम के बीच में, मे बी 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 500 सेकेंड्स, इसके बीच में हम एवरेज आउट करते हैं इंटीग्रेशन के थ्रू। एंड then we define, then we get the value of net intensity, ठीक है। so again processes are not important here, the important thing is intensity is directly proportional to square of displacement, ठीक है। इंटेंसिटी क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। और ये किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है। यानी साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस पर्सनली नहीं है, बट साई स्क्वायर अगर हम कर दें, तो वी आर एक्चुअली इंडिकेटिंग समथिंग रिलेटेड टू इंटेंसिटी, राइट। वेव के साई का स्क्वायर अगर हमने कर दिया, तो वी आर लुकिंग इनटू इट्स इंटेंसिटी। The moment we are looking into intensity, we are automatically related with the wave energy. Am I making sense? We have started looking into wave energy, or we are somehow related with wave energy. Now wave energy क्या इंडिकेट करता है, ये हम लोगों को थोड़ा सा सोचना होगा, ठीक है। मान लो यहाँ पर वेव एनर्जी है फॉर सम टाइम, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, वेव एनर्जी यहाँ पर अगर है, इसका मतलब क्या हुआ, वेव भी यहाँ पर है, और वेव का ओरिजिन क्या है, इलेक्ट्रॉन का मोशन में रहना, राइट। इसका मतलब ये भी हम बोल सकते हैं कि अगर इस एरिया के अंदर या वॉल्यूम के अंदर एनर्जी है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स के भी प्रेजेंट होने की पॉसिबिलिटी इस एरिया के अंदर है, ना कि इस पॉइंट पे, रादर इस एरिया के अंदर इलेक्ट्रॉन की होने की पॉसिबिलिटी है, राइट, या प्रोबेबिलिटी है। सो बेसिकली साई स्क्वायर जो है, दैट समहाउ इंडिकेट्स द
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इस पूरे वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी will be total probability, and per unit area फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. ठीक है, तो इंटेंसिटी अपने आप में या साइज स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर फंक्शन जो होता है that indicates the probability density of finding electron in an finding electron in any enclosed volume inside an atom. ठीक है, are we getting this point? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर. यस सर. दो चीजें, ये बहुत ही मतलब अभी के टाइम के लिए आप लोग ऐसे समझो कि यू आर ऑलमोस्ट इनटू रिम्स ऑफ अ न्यू वर्ल्ड. ठीक है, एक नई दुनिया को सीख रहे हो तुम लोग, और तुम लोग के पास बैकग्राउंड नॉलेज कुछ नहीं है. ठीक है, तुमने ना वेव के इक्वेशन को देखा है, ना ये डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इंटेंसिटी का रिलेशनशिप अभी तक देखा समझा जाना है. दुनिया की सारी फिजिक्स और सारी मैथमेटिक्स में अभी ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एटम्स पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, तो अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, 5 बार इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो बोलो फटाफट, और समझ में आ रही है तो फिर वो भी बता दो, सो दैट मुझे पता रहे कि समझ में आ रहा है. फाइन. यस सर. ऐसे शांति से मुंह बंद करके बैठोगे, राम कथा सुनोगे, तो राम कथा सुनने से कुछ फायदा होने वाला है नहीं. ठीक है, और आई एम एक्सपेक्टिंग समझ में आ रहा है आप लोगों को. अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग पूछ लेंगे. शांति से ना बैठे.
Noted. Yes. सर 1 मिनट ऊपर कीजिए ना। हाँ सर, हो गया। So probability density of finding electron in any unit volume is directly proportional to psi square. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? Probability of finding electron volume x y z on r theta phi will be directly proportional to psi square into dv, where dv is differential volume or small volume is small enclosed volume in atom. ये टर्म्स समझ में आ रहे हैं या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? कार्टीजन में अगर देखते हैं तो dv जो होगा that will be dx into dy into dz हो गएगा। एक्स एक्सिस के अंदर डिफरेंशियल चेंज, एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन का डिफरेंशियल चेंज और जेड डायरेक्शन के डिफरेंशियल चेंज को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम में जो डिफरेंशियल चेंजेस आ रहे हैं दैट विल कम टू अस। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। अब यहाँ पर बेसिकली हम लोग जस्ट समझने के लिए और या आप लोग को समझाने के लिए भी
I'll just try to create a relationship between polar coordinate, three-dimensional polar coordinate and three-dimensional ये क्या बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. ठीक है. सपोज यहाँ पर ये एक पॉइंट है जो कि आर थीटा एंड फाई से डिनोट किया जा रहा है. यहाँ पर थीटा एंड फाई क्या क्या है. तो थीटा इज द एंगल विच दिस पॉइंट इज मेकिंग विथ एक्स एक्सिस. ठीक है. और फाई जो होता है वो एक्स वाई प्लेन से ये क्या एंगल बना रहा है. एक्स वाई प्लेन से ये क्या एंगल बना रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. फाई द एंगल between position vector and xy plane. ठीक है. और थीटा क्या है. एंगल ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ एक्स एक्सिस. ठीक है. तो हमारा अगर ये वाली चीज आर है तो सबसे पहले एक्स वाई प्लेन पे हमको प्रोजेक्शन लेना होगा. एक सेकंड. और let me put up a diagram. ये समझ में आ रहा है. थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट जो है मेरा कुछ इसी तरह का रहता है. सपोज इसके अंदर में ये एक पॉइंट है कहीं पर भी. सपोज यहाँ पर ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है. ठीक है. और अभी मैं बस यही बता रहा था आपको कि ये आर जो है दिस आर इज मेकिंग टू एंगल्स. ठीक है. पहला एंगल जो ये बना रहा है ये बना रहे ये एक्स वाई प्लेन के साथ.
ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? दिस एंगल इज फाई, ये पॉइंट पी अगर मानते हैं तो। एंड वापस से ये जो लाइन है या ये पी जो पॉइंट है, दैट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस। का मतलब यही है कि इसका जो प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन पर, दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। ये आर वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा का मतलब आर का प्रोजेक्शन जो एक्स वाई प्लेन पर है, दैट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस। ये चीज समझ में आ रहा है? अब इस डायग्राम को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इट विल बिकम वेरी एविडेंट। लेट अस से ये P पॉइंट है, ये ओरिजिन पॉइंट है, और इसको A पॉइंट ले लेते हैं। तो Z कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा? PA इज इक्वल टू Z कोऑर्डिनेट, राइट? एंड दैट विल बी नथिंग बट R sin phi, राइट? एंड OA क्या होगा? दिस इज Z कोऑर्डिनेट, am I right? हेलो? OA is equal to R cos phi, further OA जो है it can further be split into x coordinate and y coordinate। x coordinate क्या होगा? x coordinate of OA will be equal to R cos phi cos theta, ठीक है? और y कोऑर्डिनेट होएगा R cos phi sin theta। ये बात समझ में आ रही है? Yes. So R theta phi पोलर कोऑर्डिनेट के, इनको हम कार्टेशियन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कार्टेशियन में दे आर गोइंग टू बी R cos phi cos theta, comma R cos phi sin theta, comma R sin phi। ये रिप्रेजेंटेशन होगा। दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z, ठीक है? पोलर कोऑर्डिनेट में जाने पे आसानी हम लोगों को रहती है एक्स वाई जेड के कंपैरिजन में देखने के। इसके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन बताना जरूरी था। पोलर कोऑर्डिनेट में क्या इजीनेस होती है, अगर चीजें स्फेरिकल हैं तो पोलर कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू गिव अस अ बेटर आइडिया कंपेयर टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। किसी भी उसके पॉइंट या डिफरेंशियल वॉल्यूम, जैसे ओके, अब डिफरेंशियल वॉल्यूम की यहाँ पर बात करते हैं। तो डिफरेंशियल वॉल्यूम जो होएगा, मान लो यहाँ पर एक स्फीयर, बेसिकली वॉल्यूम के अंदर में डिफरेंशियल वॉल्यूम, मतलब डिफरेंशियल वॉल्यूम अगर स्फेरिकल जोन में हमको लेना है तो विल ड्रॉ अ स्फीयर लाइक दिस, ठीक है? और ये स्फीयर प्रोबेबली मान लो ये है, ठीक है? ये मेरा एक स्फीयर हो गया। इसके ऊपर एक पतला सा
सेल बनाया हमने और इसकी वॉल्यूम हम निकालने की कोशिश करेंगे सच दैट इस सेल की पर्सनल थिकनेस जो रहे दैट हैपेंस टू बी ये हुआ, इसकी थिकनेस है dr, ठीक है। स्फेयर के सरफेस एरिया का वॉल्यूम, सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4πr², राइट। Yes, sir. और उसमें अगर ये dr इज द थिकनेस ऑफ सेल, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, could we get the volume of this cell? इसको ये छिलके को काट करके और प्लेन फैला देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ थोड़ा सा ऐसा ही दिखेगा, जहाँ से पूरा कट मारेंगे हम वहां पर ये थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा, बट अप्रोक्सीमेटली इसी तरह का दिखेगा वो, ठीक है। जिसका सरफेस एरिया जो होगा इट विल बी इक्वल टू 4πr² and the thickness of the same will be, right, this thickness is dr। तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना इंक्लोज रहेगा, हाँ, इस प्लेट की वॉल्यूम कितनी रहेगी, 4πr² dr। Yes, sir. ठीक है, दिस इज नथिंग बट dv। dv मतलब एलिमेंटल वॉल्यूम या डिफरेंशियल वॉल्यूम, स्मॉल एलिमेंटल वॉल्यूम, राइट। डिफरेंशियल और एलिमेंटल वॉल्यूम, इज इट ओके। ठीक है, सो अभी देखो, ये सारे एक्सरसाइज को करने के पीछे रीजन क्या है, द रीजन इज दिस, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हमको कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रॉन्स के रहने का या नहीं रहने का, दैट कैन बी ड्रॉन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ साई स्क्वायर इनटू dv। dv पोलर चूंकि सर्कुलर होता है हमारा या स्फेरिकल होता है एटम,
तो डीवी जो होता है वो इस टर्म्स में लिखना हमारे लिए ज्यादा इजी होता है या ज्यादा मीनिंगफुल होता है कंपेयर टू कि हम उसको इस फॉर्म में रखें, राइट? अब सो प्रोबेबिलिटी विल बिकम व्हाट? A of finding electron of finding electron at any r theta phi in an unit volume in a given volume will be proportional to psi square into 4 pi r square dr and r in a given volume of 4 pi r square dr. ये हो जाएगा and this is, I mean, it indicates the probability of finding and अच्छा, अब अगर ऐसे कई एक सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स को हम लोग जोड़ दें, ठीक है, वैसे कई एक सारे डिफरेंशियल वॉल्यूम्स को हम जोड़ते चले जाएं, यहाँ पर मान लो प्रोबेबिलिटी एक इस डिस्टेंस पर प्रोबेबिलिटी हमको मिला इस जोन में से 1% या 2%, ठीक है, एक और डिफरेंशियल एलिमेंट हमने ऐड किया इसके अंदर, प्रोबेबिलिटी हमारी हो गई 5%, बढ़ते हुए और ऐड करते गए इसी तरीके से, तो हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ती गई, ठीक है। एक टाइम आएगा जब probability of finding electron in a particular volume, ठीक है, in a particular volume will become almost close to 100%, not exactly 100%, but it will be almost close to 100%, it will become 99% plus, ठीक है। तो जितने वॉल्यूम को मिला करके हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन हैज बिकम ऑलमोस्ट क्लोज टू 100%, उस सारे वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं, I mean that is the volume where finding of electron is going to be the maximum, right? सारे डिफरेंशियल एलिमेंट्स को धीरे धीरे करके हमने ऐड किया, सब में कुछ कुछ प्रोबेबिलिटी मिल रही थी और हमने उनको ऐड कर करके इस लेवल तक पहुंचाया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑलमोस्ट 99% पहुंच गई, नॉट 100% बट 99% पहुंच गई, ठीक है। तो द मोस्ट प्रोबेबल रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमको मिल सकता है विल बी दिस रीजन इनसाइड द एटम, जिनका सम अप करके हमको प्रोबेबिलिटी 99% मिल गया है। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? एंड Yes, sir. दिस रीजन इनसाइड द एटम, नाउ ये जो रीजन होगा जहां पर कि इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी 99% प्लस रहेगी, इस रीजन को, और ये रीजन कैसा रीजन होगा? इट वोंट बी अ एरिया या सर्कुलर रीजन होगा, नहीं, ये एक वॉल्यूम होएगा, राइट ना। वॉल्यूम्स को ऐड कर करके हमको ये रीजन मिला है, तो इसका नेचर भी कैसा होगा? इस रीजन का नेचर कैसा होगा? इट विल बी अ इनक्लोज्ड वॉल्यूम, एक वॉल्यूम होगा जिसमें probability of finding electron will be maximum, or we can say more than 99%, ठीक है। और इस रीजन को we call
orbital. What do we call it? Orbital. एक्चुअली 99% लिमिट नहीं रहते हैं, इट्स 95% प्लस. आपको समझाने के लिए मैंने 99% बोल दिया. रियलिटी कैलकुलेशंस वगैरह में 95% प्लस अगर रहता है. अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज मैं आपको रिमाइंड कर दूं. बोर्स ने जो ऑर्बिट बताया था वो ऑर्बिट कैसे थे? 2 डायमेंशनल. एक सर्कल था, इसी पर इलेक्ट्रॉन कूदता फांदता रहता था, दौड़ता रहता था या घूमता रहता था, राइट. एक्चुअल मॉडल जो है ये श्रोडिंजर्स मॉडल या क्वांटम मॉडल, इसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह के जगह पे रह रहा है या कहाँ पर उसकी फाइंडिंग पॉसिबिलिटी ज्यादा है? ऑर्बिटल. और ये ऑर्बिटल कैसा है? द ऑर्बिटल इज अ 3 डायमेंशनल रीजन और इनक्लोज्ड स्पेस. इट्स अ 3 डायमेंशनल रीजन, नॉट अ 2 डायमेंशनल रीजन लाइक अ सर्कल. ठीक है ना? ये बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर जिस जगह पे रहता है या जिस जगह को ऑक्यूपाई कर रहा होता है या जहां पर उसके मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, वो रीजन कैसा दिखने में होता है? इट हैज टू बी अ 3 डायमेंशनल रीजन. इट इज नॉट अ 2 डायमेंशनल रीजन और 2 डायमेंशनल स्पेस नहीं है. दैट इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस. एम आई मेकिंग सेंस? Yes, sir. Very good. Let us now Yes, sir. make a further move. See, हम लोगों ने कल के लेक्चर के एकदम लास्ट में ये चीज बोला था. देर आर गोइंग टू बी 3 कंस्ट्रेंट्स इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ये वेव इक्वेशन या वेव का जो इक्वेशन होगा. सॉरी, जनरल वेव इक्वेशन विल कंटेन 3 वेरिएबल कंस्ट्रेंट्स एंड उन कंस्ट्रेंट्स को मैंने नाम दिया था क्वांटम नंबर. दे आर कॉल्ड क्वांटम नंबर. ठीक है. सो हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं क्या कि एक एटम के अंदर अगर कोई एक वेव एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे ये वेव एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, XYZ, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे वो 3 क्वांटम नंबर जो हैं, दे आर कॉल्ड एज N, L एंड M. ठीक है. तो इनकी कुछ पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज होंगी या यूनिक वैल्यू N एंड L का
या एन एल एंड एम का कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज होएगा जो कि इसको यूनिकली डिफाइन करेगा। साई के टर्म्स में जाते हैं, मतलब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं वापस आता हूँ इस पॉइंट पे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट इज एक सेकेंड, यहाँ पे आता हूँ मैं वापस। सी ये हमारा जनरल सॉल्यूशन था, रिमेम्बर। और इसमें मैंने बोला कि n की वैल्यू अगर n कैन बी एनी इंटीजर, n की वैल्यू अगर हम 1 डालते हैं, सॉरी n की वैल्यू अगर हम 0 डालते हैं तो x विल बिकम इक्वल टू व्हाट, 5/3 है। दिस इज वन सॉल्यूशन, वन एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन। सिमिलरली पाई की वैल्यू अगर हम और 0 डाला तो ये मिला, 1 डालते हैं और ये माइनस वाला साइन लेते हैं तो वी आर गोइंग टू गेट अनदर वैल्यू, पाई इज इक्वल टू 1। 2 पाई माइनस पाई बाई 3 विल मेक इट 5/3a पाई। ठीक है, प्लस वाली वैल्यू लेंगे तो इट विल बिकम 7 पाई/3a। सो n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए वी आर गेटिंग डिफरेंट सॉल्यूशंस। ठीक है, और इसी तरीके से साई XYZ में the moment we are going to change our these three constraints, ठीक है, N, L and M को, we are going to get different sets of size। ठीक है, N, L and M के हिसाब से n की वैल्यू जब 0 लेंगे, तीनों 0 लेंगे तो कुछ एक साई का वैल्यू मिलेगा। सिमिलरली 1 0 0 लेंगे तो कोई दूसरा साई वैल्यू मिलेगा। 1 0 1 लेंगे तो कोई तीसरा मिलेगा। 1 1 1 लेंगे तो कोई चौथा मिलेगा। 1 में भी 0 2 भी ले लें, यहाँ पर 1 0 3 हो सकता है। सो सिर्फ m में वेरिएशन हो रहा है, बाकी में नहीं हो रहा है, फिर भी वी आर गोइंग टू गेट अ डिफरेंट साइज, हमको हर के लिए मिलते जाएगा। n की वैल्यू 2 लेंगे, ये 0 0 हो सकते हैं, 2 के साथ ये 0 एंड 1 हो सकता है, 2 के साथ ये 0 एंड 2 भी हो सकता है, 0 3 हो सकता है। इस तरीके से डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रेंट अभी कुछ है नहीं या कंस्ट्रेंट अभी डिस्कस नहीं किया है। द ओनली कंस्ट्रेंट इज व्हाट, दे हैव टू बी इंटीजर्स। यही हमने कंस्ट्रेंट यहाँ के लिए डिस्कस किया है ना। और अगर यही अगर कंस्ट्रेंट ये वैलिड है एन एल एम एन के लिए, तो द पॉसिबिलिटीज आर गोइंग टू बी दीज। अब रियल कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है वो अभी मैंने डिस्कस नहीं किया, आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट जस्ट नाउ, क्योंकि आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द क्वांटम नंबर्स। तो आई विल बी डिस्कसिंग दैट इन डिटेल कि किस कंस्ट्रेंट के लिए, सॉरी, किस क्वांटम नंबर के लिए क्या क्या कंस्ट्रेंट्स डिफाइंड है। ठीक है, उन कंस्ट्रेंट को फॉलो करते हुए ही वो पर्टिकुलर क्वांटम नंबर को हम वैल्यूज
असाइन या एट्रीब्यूट कर सकते हैं. गेटिंग द पॉइंट. बट डिफरेंट सेट ऑफ these constraints are going to create different set of matter wave equation या psi function बोल ले, right ना. तो जनरल इक्वेशन होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा, उसमें ये तीनों वैल्यूज का ये तीनों कंस्ट्रेंट्स के अलग अलग वैल्यूज अगर हम डालेंगे तो इट विल बिकम अ डिफरेंट सेट ऑफ साई इक्वेशन या वेव फंक्शन, isn't it? Yes, sir. What I'm trying to say is यहाँ पर I think अच्छा वो रब कर दिया क्या मैंने. हाँ ये है ना, यहाँ पर बस मैं यही बोल रहा हूँ कि वो जो N L एंड M है वो शायद इनको हम लोग बोल सकते हैं या यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो X, Y एंड Z कोऑर्डिनेट के साथ इनहेरिटेड रहेंगे. ठीक है, यहाँ पर N रहेगा, यहाँ पर L रहेगा, यहाँ पर M रहेगा. एक्चुअली XYZ से डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है, R थीटा फाई से डायरेक्टली रिलेटेड है. एनीवे XYZ में भी उनका कंपोनेंट्स लेकर के हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. तो जस्ट समझाने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि X वाले के साथ N एसोसिएटेड है, Y वाले के साथ L एसोसिएटेड है, Z वाले के साथ M एसोसिएटेड है. ठीक है, तो M की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है, L का वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है, M का वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है. एक N की वैल्यू 0 लें और L का डिफरेंट सारा कॉम्बिनेशंस बन सकता है, इनफाइनाइट में नहीं. सिमिलरली N और L की वैल्यू दोनों को 0 ले ले तब भी M के डिफरेंट इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकते हैं. सो देयर आर गोइंग टू बी infinite number of psi functions which are possible with different set of values of N, L and M. बात समझ में आ रही है? सर ये वाला पॉइंट नहीं समझा. मैंने बस ये बोला कि यहाँ पर N की वैल्यू अगर 0, यहाँ पर kx जो लिखा था ना, kx का एक कोएफिशिएंट या kx के अंदर ही एक टर्म होता है N और यहाँ ky के अंदर टर्म होता है L, kz के अंदर होता है M. या अंदर नहीं समझ में आ रहा है तो अलग से मल्टीप्लाई कर लो. ठीक है, अब N, L और M की अलग अलग वैल्यूज अगर हम लेते हैं तो दैट इज गोइंग टू क्रिएट different set of psi function, and these different set of psi functions will be dependent upon the values of N, L and M which has been chosen. ठीक है, and there are going to be such infinite many psi functions जो कि हम N, L and M के अनकंस्ट्रेन्ड वैल्यूज के थ्रू जनरेट कर सकते हैं या सिंपल छोटे कंस्ट्रेंट के साथ जनरेट कर सकते हैं. अब आइडियली इन सारे को जितने भी इनफाइनाइट हम बना पा रहे हैं ये सारे के सारे को क्या करना चाहिए था, एक इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन को डिनोट करना चाहिए था. बट रियलिटी में क्या है कि हमारे पास एटम के अंदर देयर आर फाइनाइट मेनी इलेक्ट्रॉन्स ओनली. हर बार फाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 4 5 100 118 तक अभी फिलहाल है. तो 118 इलेक्ट्रॉन ही होंगे. दैट इज नॉट इनफाइनाइट, दैट इज फाइनाइट. बात समझ में आ रही है? साई Yes, फंक्शन sir. हम इनफाइनाइट बना सकते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फाइनाइट है. तो अब बात ये है कि ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं N, L एंड M ये सिर्फ इंटीजर है, यही कंस्ट्रेंट नहीं है. इनके ऊपर और भी कुछ रियल टाइम कंस्ट्रेंट्स लगेंगे और उन कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए
या उन कंस्ट्रेंट्स को कंप्लाई करते हुए जो साई इक्वेशन बनेगा that will surely represent one or the other electron inside the atom. ठीक है, इन सारे कंस्ट्रेंट की जो भी पॉसिबल वैल्यूज होएगी या कंस्ट्रेंट्स का कंडीशन जो भी होएगा, उन सारे कंडीशंस को साथ में ध्यान रख के और जो फिर साई फंक्शन जनरेट होगा दैट विल श्योरली रिप्रेजेंट वन और द अदर इलेक्ट्रॉन वेव. ठीक है, और बाकी के जो एन एल एंड एम के वैल्यूज होंगे जो उन कंस्ट्रेंट्स को कंप्लाई नहीं कर रहे होंगे, उन कंस्ट्रेंट्स को अभी हम डिस्कस करेंगे, उन कंस्ट्रेंट्स को कंप्लाई नहीं कर रहे होंगे, वैसे वैल्यूज से बना हुआ जो साई फंक्शन होगा वो एटम के अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, जैसे सिंपल सी चीज है, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं. अगर मैं मार्केट से किटकैट खरीदने जाता हूं तो आई कैन बाय इट इन इंटीग्रल नंबर्स ओनली. ठीक है, मैं घर पर लेकर के आता हूं तो लाइक मेरे घर पे कभी भी किसी भी टाइम पे इंटीग्रल नंबर ऑफ किटकैट फाइंड हो सकता है, मिल सकता है, राइट? इफ यू आर गोइंग टू लुक आउट फॉर फ्रैक्शनल नंबर ऑफ किटकैट्स, विल इट बी पॉसिबल? नो, क्योंकि मार्केट में वो नहीं मिला, घर पे भी नहीं मिलेगा. ठीक है, अनटिल अनलेस आई डिसाइड कि आधा खा करके रख दूंगा, राइट? तभी वो फ्रैक्शन हो सकता है, अदरवाइज तो हो नहीं सकता है. जब मार्केट से मैंने परचेज नहीं किया फ्रैक्शन में, तो यहाँ पर भी फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करेगा. इज इट फाइन? या फिर मार्केट से Yes, sir. खरीदने गए तो वी कैन परचेज ओनली इन Yes, sir. इंटीजर्स, वी कैन नेवर परचेज इट इन फ्रैक्शंस, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है वहां पर फ्रैक्शंस में. मेकिंग सेंस? सिमिलरली यहाँ पे भी है, वहां पे कंस्ट्रेंट क्या है? कंस्ट्रेंट इज यू कैन गेट इट ओनली इन इंटीजर्स, राइट? यहाँ का कंस्ट्रेंट क्या है अभी तक डिस्कस नहीं किया, बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कंस्ट्रेंट को कंप्लाई करता हुआ जो साई फंक्शन होगा वो साई फंक्शन किसी एक रियल इलेक्ट्रॉन को इनसाइड एटम रिप्रेजेंट करेगा, और जो साई फंक्शन कंस्ट्रेंट्स को कंप्लाई नहीं कर रहा होगा, ठीक है, या कंप्लाइड कंस्ट्रेंट से नहीं बना होगा, ठीक है, आर्बिट्रली ऐसे ही बन गया, वो किसी भी इलेक्ट्रॉन वेव को इंडिकेट नहीं कर रहा होगा. दैट इज अ वेरी सिंपल एंड लिमिटेड पॉइंट आई एम मेकिंग. अंडरस्टूड? So basically R X Y Z जो है, this will X Y Z तो हमारे वेरिएबल है, कुछ नहीं रहता है तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए डालते हैं हम लोग, और R theta phi can now simply be said as, can also be represented as psi n comma L comma M, where n L M are quantum numbers or valid variable constraints as per
Schrödinger's एक सेकंड रुक जाओ। हेलो, हाँ सर। हाँ ठीक है, 9:30 में चले जाना, तुम 9:30 में चले जाना, 9:30 में खत्म भी कर दूंगा लेक्चर। ओके सर। ठीक है। Represent an electron matter wave present in the atom whereas NLM values which do not comply to the constraints will not represent psi function psi for a valid or for an electron matter wave will not represent psi for any electron matter wave of an atom। ठीक है, यानी NLM अगर कंप्लाई करेगा कंस्ट्रेंट के कंडीशंस को, तभी उसे जनरेटेड जो साई फंक्शन होगा वही सिर्फ रियल इलेक्ट्रॉन मैटर वेव इनसाइड एटम को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे NLM के वैल्यू जो कंस्ट्रेंट्स को कंप्लाई नहीं करते हैं, उनसे जो साई फंक्शन जनरेट होगा दैट विल नॉट रिप्रेजेंट एनी रियल इलेक्ट्रॉन मैटर वेव इनसाइड द एटम। ये बात क्लियर है? द ओनली थिंग वी नीड टू नो इज NLM क्या है
उनके कंस्ट्रेंट्स क्या है, दैट इज द नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू लुक एट. गेटिंग द पॉइंट? सो टिल नाउ व्हाट वी हैव लर्नड इज श्रोडिंजर्स इक्वेशन देखने में कैसा होता है, उसका नेचर क्या होता है. नेचर क्या होता है? इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, थ्री डायमेंशनल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंदर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज किया गया है, राइट. शॉर्ट में अगर बोले तो देयर इज अ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर विच ऑपरेट्स ऑन साई फंक्शन, where psi is electron wave function, and that is equal to a constant term into psi function, and that constant term is total energy, right. H psi is equal to E psi. Hamiltonian क्या है? Hamiltonian is nothing but minus del square, this is called del, minus del square plus V is Hamiltonian. Okay. फिर फर्दर हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की कि साई का मतलब क्या होता है. तो साई सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव फ्रॉम एक्स एक्सिस देता है. इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है या नीचे हो रहा है, ठीक है. और साई का कोई और फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है. बट फिर हम लोगों ने पढ़ा कि मैटर्स की कुछ प्रॉपर्टी, सॉरी वेव्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है, और वो एक प्रॉपर्टी ये होती है कि उसकी जो इंटेंसिटी है, एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया जो होता है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव, सॉरी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव. और वो जो इंटेंसिटी होती है, और इंटेंसिटी बेसिकली फिर हमने बोला कि इंटेंसिटी जो है भाई, वो तो अगर एनर्जी प्रेजेंट है इसका मतलब है कि देयर इज चांसेस कि इलेक्ट्रॉन भी वहां पे प्रेजेंट होगा. तो चूंकि एनर्जी प्रेजेंट है और एनर्जी के प्रेजेंस का रिप्रेजेंटेटर कौन है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इन फॉर्म ऑफ इंटेंसिटी. तो हमने ये बोला कि that means probability density of electron, that is probability of finding electron in any unit volume inside an atom will be or can be represented by its intensity or psi square, ठीक है. तो डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को इंडिकेट कौन करेगा, साई स्क्वायर या फिर इंटेंसिटी टर्म करेगा, राइट. Intensity is directly proportional to psi square, and probability density is directly proportional to intensity, and therefore it is directly proportional to psi square. बात समझ में आ रही है? अब डेंसिटी कहीं पर भी है तो इसका मतलब है कि उसको अगर वॉल्यूम टर्म से मल्टीप्लाई कर दे तो हमको नॉर्मल चीज मिल जाएगी. जैसे मास डेंसिटी होती है, डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं तो मास मिल जाता है. वैसे ही यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, तो हमने एक डिफरेंशियल वॉल्यूम से उसको मल्टीप्लाई करके नॉर्मल प्रोबेबिलिटी एट एनी आर थीटा फाई जनरेट कर लिया, ठीक है. आर थीटा फाई पे जो हमने प्रोबेबिलिटी जनरेट करी है, उन प्रोबेबिलिटीज को अभी तक ऐड वैड किया नहीं है, बट उनको ऐड करते हैं, और ऐड कर करके जिस रीजन में भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन adds up to become 95% or plus, ठीक है. That means probability of finding electron in those particular regions या set of that region or that particular enclosed region will become maximum or almost certain, if not 100%, at least 95% certain रहेगा कि वहां पर इलेक्ट्रॉन किसी भी टाइम में रहेगा ही रहेगा. That region inside atom is known as orbital, ठीक है. किसी भी ऑर्बिटल को या
ये वाला पॉइंट सिर्फ नहीं बताया है, बट हाँ अभी मैंने ये बताया है आपको कि हमारे जो कंस्ट्रेंट्स ऑफ श्रोडिंजर्स इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन में जो कंस्ट्रेंट्स, तीन डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स डेवलप हुए थे, उन तीनों के कंस्ट्रेंट वैल्यूज यानी वैलिड वैल्यूज को मिला करके जो साई फंक्शन बनता है, दैट बिकम्स valid psi function, and that will be associated with one or the other electron present inside the atom. ठीक है, NLM की ऐसी वैल्यूज जो कंस्ट्रेंट्स को कंप्लाई नहीं करते हैं, उनसे मिला करके अगर कोई साई फंक्शन हम जनरेट करते हैं, तो दैट साई फंक्शन विल नॉट बी एसोसिएटेड विथ एनी ऑफ द इलेक्ट्रॉन मैटर वेव्स. ठीक है, और दैट विल नॉट रिप्रेजेंट एनी ऑफ द इलेक्ट्रॉन मैटर वेव. मेकिंग सेंस? फर्दर मोर एक पॉइंट लिख ले हम लोग, एक वैलिड एन एल एंड एम विल नॉट ओनली इंडिकेट psi, that is valid wave function, rather it will also be associated with a valid orbital, क्योंकि orbital is a region in which probability of finding is 95% and above, and probability of finding आया कहां से है? साई स्क्वायर से ही तो आया है ना. तो अगर NLM की पर्टिकुलर वैल्यू किसी एक वैलिड साई को इंडिकेट कर रही है, तो वही NLM की पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो एक वैलिड ऑर्बिटल को भी इंडिकेट करेगी. राइट ना, क्योंकि ऑर्बिटल का जनरेशन का है साई स्क्वायर से है. एम आई मेकिंग सेंस? सर बार रिपीट कर. क्या हुआ? एक और बार रिपीट कर. मैंने बस इतनी बात बोली कि कोई भी वैलिड एन एल एन एम एक वैलिड साई फंक्शन यानी इलेक्ट्रॉन मैटर वेव को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन मैटर वेव यानी उसका साई फंक्शन जो है उसका स्क्वायर क्या इंडिकेट करता है? an enclosed region known as orbital, जिसमें probability of finding electrons will be maximum, right? तो कोई भी वैलिड एन एल एंड एम जो है वो एक वैलिड इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन को प्लस उसके साथ एसोसिएटेड ऑर्बिटल को भी इंडिकेट करेगा. राइट ना, ओके सर. क्योंकि ऑर्बिटल आया कहां से? ऑर्बिटल की ओरिजिन है साई स्क्वायर. राइट ना, ऑर्बिटल की ओरिजिन है साई स्क्वायर. अब एन एल एम अगर हमने फिक्स कर लिया है, या एन एल एम हमको कंस्ट्रेंट को फॉलो करने वाले एन एल एंड एम है, तो वो एक वैलिड साई को जनरेट करेंगे, और एक वैलिड साई जो होगा अपने साथ हमेशा एक साई स्क्वायर एसोसिएटेड रखेगा. दैट मींस एक ऑर्बिटल को एसोसिएटेड रखेगा. राइट. तो नेक्स्ट पॉइंट, द वैलिड set of NLM those values of N, L and M which comply constraint will not only represent
associated with one or the other electron informs matter we will also is it okay? Now let us turn towards these constraints or quantum numbers. Characteristics of constraints of quantum numbers. अच्छा, ये क्वांटम नंबर बेसिकली ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, और यूआईडी क्या है? आधार जो है वो हमारा आइडेंटिफिकेशन नंबर है, राइट राइट ना? वैसे ही क्वांटम नंबर सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर identification values. They are identification values of an electron present in an atom. ठीक है? और देखो क्वांटम नंबर टोटल में जो होते हैं वो 4 होते हैं, जिसमें से 3 क्वांटम नंबर्स जो हैं वो हमको कंस्ट्रेंट से मिलते हैं, ठीक है? श्रोडिंजर्स इक्वेशन के कंस्ट्रेंट से मिलते हैं, जबकि चौथा वाला क्वांटम नंबर जो है वो आएगा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसको हम लोग पढ़ेंगे. तो चौथा क्वांटम नंबर इज गोइंग टू कम फ्रॉम पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल.
यहाँ पर थोड़ा सा चेंज स्पेलिंग का, इट्स प्रिंसिपल, PAL, हेडमास्टर वाला प्रिंसिपल ये होता है, नॉट रूल्स एंड रेगुलेशंस वाला प्रिंसिपल। Can I move ahead? Noted. सर एक हाँ सर हो गया। हो गया। ठीक है। सो चारों क्वांटम नंबर्स को टुगेदर अगर हम रख दें उनकी वैलिड वैल्यूज को, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? वो किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने लगते हैं, यानी वो किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिटी बन जाते हैं, आइडेंटिफायर बन जाते हैं, राइट? अगर सिर्फ पहले तीन की बात करें तो पहले तीन मिलकर के क्या रिप्रेजेंट करते हैं? This simply represent an orbital or an space inside the atom in which probability of finding maybe one or maybe two electrons might be very high, right?
So it will, the first three will represent a valid orbital where presence of electron can be very high, or probability of presence of electron could be very high. And यहाँ पर क्या है हमारा, चारों को अगर ऐड कर लेते हैं, चारों क्वांटम नंबर्स मिल जाते हैं, तब फिर एक यूनिक इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करने लगते हैं। बात समझ में आ रही है? इट्स लाइक काइंड ऑफ एड्रेस की कोडिंग जो होती है हमारी ना, पिन कोड होता है, देन योर लेन का नाम या नंबर होता है, फिर हाउस नंबर होता है, तो चिट्ठी आपके घर तक पहुंच जाती है या आपको यूनिकली रिप्रेजेंट करने लगता है वो एड्रेस। ठीक है, और वेयर एज उसमें से कोई भी एक चीज मिस कर दें, जैसे फ्लैट का नंबर, तो सिर्फ बिल्डिंग तक पहुंच सकते हैं, राइट? बिल्डिंग असर्टेन हो जाती है, लोकेलिटी असर्टेन हो जाती है, सर्टेन हो जाती है, बट पोजीशन, द पर्सन इज नॉट यूनिकली आइडेंटिफाइड, राइट? सो सेम इज द केस हियर ऑल्सो। आज के लिए हम लोग यहाँ पे रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल अबाउट what each of these quantum numbers signify, ठीक है, and what are the constraints associated with them। ठीक है, ये क्या होते हैं, मतलब क्या कंस्ट्रेंट इनका होता है, और इनका फिजिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इनका मीनिंग क्या होता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ एटम ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं हमारे लिए, और दैट आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, एंड उसके बाद के लेक्चर्स में आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑर्बिटल्स देखने में कैसे होते हैं, उनकी अरेंजमेंट एटम्स के अंदर कैसे होती है, प्लस इलेक्ट्रॉन्स का रियल टाइम मॉडल जो होता है वो है क्या, मतलब वहां पे डिफ्यूज्ड चार्ज डेंसिटी की तरह वो फ्लो करते रहता है। ठीक है, इट्स नॉट अ पार्टिकल फॉर्म में रहने की बजाय इट्स अ डिफ्यूज चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में वो रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा, सो दैट जब मैं बॉन्डिंग आपको पढ़ा रहा हूं तो यू कैन फील द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग। ठीक है, बॉन्डिंग का फॉर्मेशन जो होता है उसको आप वेरी प्रिसाइजली फील कर पाए, rather than just understanding। बात समझ में आ रही है? बॉन्ड फॉर्मेशन इज नेवर अबाउट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देन आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई तो कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। इट इज मच बिगर देन दैट। अंडरस्टैंडिंग? बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, अच्छा आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं कहीं से कि नहीं कर रहे हैं? इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस किए हैं हम लोगों ने अभी तक अटेम्प्ट?